साहब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी संवाद में। चुनावी संवाद के तहत हम लगातार उन लोगों से रूबरू हो रहे हैं जो इस आम चुनाव में बड़ी भूमिका में हैं। बड़ी भूमिकाएं अलग अलग किस्म की होती हैं। कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग चुनाव लड़ाते हैं, कुछ चुनाव को देखते हैं। इसी क्रम में हम आज एक ऐसी राजनीतिक हस्ती के साथ में हैं जिसको चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ाने दोनों के संदर्भ में वृहद तजुर्बा है। एक ऐसी शख्सियत जिसने स्वयं के पहचान के माध्यम से अपने परिवार का भी नाम बढ़ाया। एक उत्कृष्ट विरासत की वो उत्तराधिकारी रही, लेकिन उनके स्वयं के काम ने भी एक नई मिसाल को कायम किया। 4 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा की सांसद रह चुकी, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी, वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व निभा रही कुमारी शैलजा जी हमारे साथ में हैं। कुमारी शैलजा जी अपने परंपरागत चुनावी क्षेत्र सिरसा से पार्टी के द्वारा इस बार मैदान में उतारी गई हैं। उस सिरसा से जहां से उनके स्वर्गीय पिता 4 बार सांसद रहे, वह खुद 2 बार सांसद रही और एक लंबे अंतराल के बाद फिर से वो सिरसा से मैदान में दिख रही है। समझने की कोशिश करते हैं, जब अब चुनाव प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच रही है, कुमारी शैलजा को अपना चुनाव क्षेत्र, अपनी पार्टी की चुनावी संभावनाएं और इस देश की संभावनाएं क्या दिखाई दे रही है। तो शैलजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सिरसा की धरती पर, आपके अपने सिरसा पर। तो वापस सिरसा में आप दिखाई दे रही हैं लंबे अंतराल के बाद। क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके तहत कुमारी शैलजा एक बार फिर सिरसा में दिख रही हैं? नहीं, केवल चुनाव लड़ रही हूँ, बीच में नहीं लड़ी, लेकिन दिखती तो रही जी। बीच में आना जाना रहा। बाई इलेक्शन हुआ, जब पीसीसी प्रेसिडेंट थी तब यहाँ रहे, और व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि हमारे पुराने पार्टी के जो कार्यकर्ता या यहाँ के दिग्गज रहे, उनके साथ हमारा पुराना जो भी यहाँ पर था, क्रिएशन मेरे पिताजी की थी जी। क्योंकि पंजाब हरियाणा जब अलग हुआ उसके बाद से, शुरुआत से ही मेरे पिताजी यहाँ से सांसद रहे। जी, 67 में पहली बार बने। जी। और उससे पहले भी जैसे फतेहाबाद है, तो 52 में जब उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, फतेहाबाद सिरसा का हिस्सा है जी, तो यहाँ से ही सबसे पहले 52 में उन्होंने चुनाव लड़ा था जी। तो ये रहा है पार्टी का भी यहाँ पर हमारा अच्छा एक वो रहा। तो पार्टी को अब लगा जी, फिर से पार्टी की मजबूती यहाँ ज़रूरी है, जी। तो मुझे भेजा गया और मुझे खुशी इस बात की है, जिसको आप कहते हैं लंबे अंतराल के बाद, लेकिन मेरे लिए तो ये एक बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ के लोग मुझे याद रखते रहे जी। और अब खुद यहाँ से लोगों ने कहा कि शैलजा को यहाँ दोबारा चुनाव लड़वाया जाए। शैलजा जी की जो राजनीतिक हैसियत है, पार्टी में जो कद है, उसमें ये तो कहा नहीं सकता कि पार्टी ने जहाँ से कहा वहाँ से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। शैलजा वो शख्सियत हैं जो तय करती है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो आवाज़ें तो कई जगह से आ रही थी, शैलजा जी यहाँ से लड़ें, यहाँ से लड़ें, यहाँ से लड़ें। ये सिरसा की आवाज़ को सुनने के लिए क्यों तैयार हुई शैलजा जी? दोनों 3 जगह से तो कम था जी। अम्बाला, क्योंकि वहाँ से मैं पिछले 20 साल से वहीं पर हूँ और काम कर रही हूँ। चुनाव लड़ी हूँ 4 जी। 19 का भी लड़ी थी मैं। हिसार मेरा गृह ज़िला है जी। हालांकि जनरल सीट है, लेकिन वहाँ के लोगों का भी प्यार और अपनापन जो होता ही है, वहाँ से भी लोग कह रहे सिरसा क्योंकि पुरानी हमारी रही है तो इसलिए। पर यहाँ से ऐसे लगा कि पार्टी को फिर से मजबूत करने की ज़रूरत है यहाँ जी। सिरसा में। अम्बाला में ठीक हमारे वहाँ एमएलए 4 जीते हुए थे और जिनको टिकट अभी दिया है वो भी एक एमएलए थे, तो हमने सबने चर्चा की जी। आपस में भी कि कैसे क्या करना चाहिए जी। तो सारी बातें देखते हुए फिर हाईकमांड ने जो अपना सर्वे कराया जी। उसमें भी यहाँ का जो उनके सामने नतीजा, अम्बाला का भी यहाँ, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि यहाँ थोड़ा वैक्यूम सा लगा जी। क्योंकि जिनको टिकट दी और पार्टी ने इतना, देखो हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट होती है जी। जिसमें पार्टी ने इतना इन्वेस्ट किया वो पार्टी छोड़ के चले गए, कई पार्टियां बदल ली। तो यहाँ के लोगों में, क्योंकि हमने पार्टी को बहुत मजबूत रखा था यहाँ जी। और पहले जो चुनाव आकर यहाँ से लड़े, कहीं और से आकर लड़े और पार्टी ने और यहाँ के लोगों ने उन्हें जिताया भी, और मतलब एक रहा। फिर जब वो चले गए तो पार्टी को लगा कि यहाँ कौन है अब जी। तो इस तरह की बातें थी। तो दोबारा से पार्टी को यहाँ मजबूत भी करेंगे जी। आगे के लिए करेंगे, क्योंकि आगे चुनाव है विधानसभा का,
पर सीधे बात करते हैं, अशोक तंवर सिरसा से निकलकर एक राष्ट्रीय पहचान लिए थे, उनके चुनाव के लिए आपने भी वोट मांगे थे। अब वही अशोक तंवर आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब उन्हीं अशोक तंवर के खिलाफ आप भी वोट मांग रही हैं, या कुमारी शैलजा के खिलाफ अशोक तंवर वोट मांग रहे हैं। अपने ही लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ना कितना असहज करता है आपको? नहीं, अपने ही लोगों की बात नहीं है। देखो, मैं तो हूँ कांग्रेस पक्की जी तो इसलिए अपना पार्टी का मेरे लिए तो वो एक ही चीज़ है जी। तो पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी के लिए वोट मांगना है। ये नहीं है, पहले भी मैं थी और मेरे बाद भी यहाँ पे पार्टी को मजबूत करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और ना मैंने कभी नेगेटिव कोई वो किया। तो आज के दिन मेरे लिए सर्वोपरि है कि पार्टी भी मजबूत रहे और हमारा एरिया भी मजबूत रहे। जी ये दोनों चीज़ करनी है। बाकी तो कैंडिडेट देखो आते जाते हैं, जी। उसमें कोई बात नहीं है, कोई भी आए। पर आपने चुनाव क्यों लड़ रही हैं आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 370 पार करने जा रही है, ऐसा लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने बताया था। एनडीए 400 पार कर जाएगा इस बार। ऐसी हवा के संदर्भ में शैलजा जी मैदान में क्यों उतरे? बड़े नेता हैं, किसी भी रास्ते से सदन वदन में पहुंच सकती थी। रास्ता तो देखो अलग चीज़ है, जी। लेकिन ज़मीन पर लोगों के बीच में, क्योंकि मेरी शुरुआत हुई इसी रास्ते से है। जी। यहीं पर मैं चुनाव जीती भी हूँ, हारी भी हूँ, अम्बाला में भी जीती भी हूँ, हारी भी हूँ। जी। तो लोगों के साथ कनेक्ट एक अलग चीज़ होती है। जी। तो वो हमारा रहा है और लोगों का प्यार मुझे मिला है और मेरा भी लोगों के साथ अच्छा हमारा है। तो देखो, चुनाव अपने आप में, लोकसभा में चुनाव लड़ना, लोगों के साथ रहना, पार्टी को जब तक हम ज़मीन में ग्रास रूट में मजबूत नहीं करेंगे तब तक। और फिर ठीक है, राज्यसभा भी अच्छी है, मिली थी, लेकिन अब अगर लोकसभा में पार्टी का फैसला है कि मैं लड़ूं तो पीछे हटने तो की चुनाव क्या लड़ने के लिए लड़ रही हैं या जीतने के लिए लड़ रही हैं? शैलजा जी को क्या दिखाई दिया? इतने समय से जनता के बीच में जा रही हैं, क्या दिख रहा है? दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें हैं कि पार्टी को भी मजबूत करना है और जीतना भी है। जी। जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं। जी। और खुशी इस बात की है कि लोग भी मुझे जिताने के लिए खुद चुनाव लड़ रहे हैं। जी। नहीं, आपने कही बात थोड़ी, सॉरी, बीच में 370 और 400 की, जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। जी। 370 क्यों बोल रहे हैं, 400 क्यों बोल रहे हैं? लोग तो सवाल करने लग गए हैं कि भाई 400 किस लिए चाह रहे हो आप, क्या करना चाह रहे हो? क्या संविधान के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है क्या आपने? एक ज़बान से बोलते हैं कि ये आरक्षण क्यों है, एक ज़बान से बोलते हैं कि संविधान बदलने का समय आ गया है, दूसरी ज़बान से बड़े नेता से कहलवा देते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो लोगों में कन्फ्यूजन कौन पैदा कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है। 370 क्यों लाए हैं? 370 आप कश्मीर की बात याद रख रहे हैं क्या? और कश्मीर की अगर बात है तो वहाँ पे चुनाव क्यों नहीं करवा रहे आप? ये तो देखो, इनकी हर तरह की राजनीति में आप ये समझें कि आपका एजेंडा कुछ हो और कहें कुछ और, ऐसा नहीं चलता। ये देश बहुत समझदार लोगों का है। इन्होंने तख्त ताज बदले हैं, हम जीते भी, कांग्रेस को इन्होंने बुरी तरह हराया भी, तो कोई इनसे कुछ छिपा नहीं सकता। अब ये समझें कि देश में इस तरह की बात करके एजेंडा कुछ रखेंगे, छिपाएंगे कुछ, करना कुछ चाहेंगे, कुछ चीज़ छिपी नहीं रहती, जनता आकलन करेगी। चुनाव किसके खिलाफ लड़ रही हैं आप? अशोक तंवर के खिलाफ लड़ रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बोलते हैं सारी सीटों पर नरेंद्र मोदी प्रत्याशी हैं? हम तो शैलजा जी की लड़ाई किसके खिलाफ है? सिरसा में हम एक तो सिरसा के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। यहाँ का चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, हमारा युवा है, महिलाएं हैं, गरीब है, सबसे गरीब है, इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस तरह की चीज़ हम यहाँ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो ये थोपना चाह रहे हैं, परसों योगी जी आए, एक दिन पहले जेसीबी के रैली यहाँ पर निकाल रहे हैं, उन पे भगवान जी के झंडे लगा रखे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? गरीब बस्तियों को ढाएंगे या किसी अमीर आदमी का? मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी अमीर आदमी का घर ढाया गया हो। क्या रैली दिखाना चाह रहे थे? ये कैसी विचारधारा यहाँ पे थोपना चाह रहे थे? ये हरियाणा के लोग और हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम एक विचारधारा की लड़ाई और लोगों के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक नाम चलता है हरियाणा की सियासत में,
SRK, और वो SRK किसके खिलाफ लड़ रहा है? भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है। ऐसा है, आप लोग ना बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मीडिया के ही एक साथी ने उसी वक्त वहाँ पर हंसकर कहा, अरे आप लोग तो SRK हो गए। मतलब मजाक की बात थी। 3 लोग हम थे, सीनियर लोग थे, बैठे मुद्दे हरियाणा के उठा रहे थे सरकार के खिलाफ, जो गलत बातें थी उनके खिलाफ हम, तो ये बना दिया। अब देखो, जहाँ तक की लड़ाई की बात है, बात लड़ाई की नहीं होती। और ये मैं हमेशा कहती हूँ, ये चीज़ें ना छिपाने का भी कोई मतलब नहीं है कि टेबल के नीचे छिपा दी, नहीं नहीं, सब राजनीति का हिस्सा है जी। चाहे पार्टी के अंदर हो चाहे बाहर हो। अपने लिए, अपनी स्पेस के लिए, अपने प्रभाव के लिए सबको जद्दोजहद करनी पड़ती है, अंदर बाहर। पार्टी का और राजनीति का हिस्सा है। अब इसको कोई कुछ भी कहे। तो फिर ये बताइए, किससे ज़्यादा परेशान है आप? भूपेंद्र हुड्डा जी से ज़्यादा परेशान है या सुनीता दुग्गल जी की मदद से आप ज़्यादा आसान है? देखो, मैं परेशान कभी होती नहीं जी। राजनीति में। अगर परेशान होगे तो 4 दिन में घर बैठ जाओगे। परेशान करती हैं कि नहीं? डिप्रेशन, देखो, अगर कोई मेरे से परेशान होता है तो मैंने तो किया नहीं, वो उनकी परेशानी है, ये उनकी प्रॉब्लम है, वो खुद डील करें अपनी परेशानी से। सुनीता दुग्गल जी का देखो, मेरी वो उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन ये ज़रूर लगा, और ये जनरली मैं फील करती हूँ कि हमेशा विक्टिम महिलाएं बनती हैं। और ये मैंने देखा, हमारी पार्टी में भी देखा, दूसरी पार्टियों में भी देखा। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी भी पार्टी को आप उठा लो, महिलाएं पहले विक्टिम हो जाती हैं। तो ये चीज़ है। बाकी देखो, हर पार्टी की अपनी रणनीति, अपना हिसाब होता है। पार्टी की रणनीति तो ठीक है, सुनीता दुग्गल जी पे भी आपने बोल दिया। भूपेंद्र हुड्डा जी कितनी मदद कर रहे हैं? मठा मिल रहा है उनसे या पानी मिल रहा है इस चुनाव में? देखो, बात ये है, कौन किसकी क्या मदद करेगा? सब पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी के खिलाफ कौन जाएगा? जी। पार्टी के खिलाफ कौन जाएगा? तो पार्टी के खिलाफ कोई नहीं जा रहा है। तो हरियाणा के अंतर्गत भाजपा ने एक फैसला लिया इन चुनाव से पहले। मनोहर लाल खट्टर जी जो 9 साल से मुख्यमंत्री थे, उनको बदला गया 9.5 साल से, और नायब सैनी जी को लाया गया। इस बदलाव ने आप लोगों की संभावनाओं को बेहतर किया या बदतर कर दिया? आपको अखर रहा है खट्टर जी और बने रहते तो ठीक रहता, या खट्टर जी बदल गए बड़ी दिक्कत हो गई? नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों चीजें हैं जी। खट्टर जी रहते तो भी ठीक था जी, खट्टर जी को बदला तो भी ठीक है जी। आज के दिन आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मुख्यमंत्री है कौन जी। भाई, शक्ल भी देखी नहीं देखी, और प्रशासन में भी कंफ्यूजन। जी। आम लोगों को कुछ यहाँ पे अब दिख ही नहीं रहा कि भाई मुख्यमंत्री कोई कह देता है खट्टर है, कोई कह देता है सैनी है। लोगों को अभी इसी असमंजस में लोग हैं कि यहाँ पे सरकार चला कौन रहा है। तो हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ करें क्या करें। पर एक चीज़ ज़रूर इससे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं घबरा गए, डर गए कि इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी थी खट्टर जी की कि इनको बदलना पड़ा। लेकिन बदला भी किससे? जी। बदला भी किससे? मतलब कोई, या तो कोई एक उस लेवल का कोई नेता आता, 4 महीने पहले आपने अध्यक्ष बनाया, अभी वो मुझे नहीं लगता कि पूरी स्टेट में भी अध्यक्ष के रूप में कुछ वो कर पाए होंगे, और उससे पहले ही आपने उनको वो बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। अब मामला तो इनका गड़बड़ी है। नहीं, इनकी गड़बड़ तो ठीक है, पर आपका तो तजुर्बा बहुत है। क्या मान रहे हैं, भाजपा ने चूक कर दी जो एन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदल दिया, या मानती है कि मास्टर स्ट्रोक चल दिया, देखो इन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया? चूक है, बुरी तरह से चूक है। अच्छा, ये चूक तो है, फिर हाँ, पर दूसरी चूक मानती हैं या इसको अपने लिए समस्या मानती हैं? भारतीय जनता पार्टी एक गठबंधन के साथ प्रदेश में चल रही थी, जन नायक जनता पार्टी उसका नाम था। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई देते थे। इस चुनाव के दौरान गठबंधन बिखर गया, छितरा गया, सीटों के संदर्भ में सहमति नहीं बन पाई। ये गठबंधन जो टूटा है, इसके संदर्भ में शैलजा जी का क्या मानना है? मानना ये नूरा कुश्ती हो रही है जी। सबको पता था कि चुनाव नजदीक आएगा तो ये अलग अलग जाएंगे। सबको पता था, हरियाणा में स्क्रिप्ट लिखी हुई थी ये जी, कि चुनाव आते समय ये अलग होंगे, और कुछ नहीं, आज के दिन नूरा कुश्ती चल रही है, आपस में मिली भगत है। तो भाई जब मिली भगत है, नूरा कुश्ती चल रही है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की राह मुश्किल हो रही है,
योजनाबद्ध तरीके से ये दोनों अलग होकर भी साथ बने हुए हैं। इनकी योजना क्या मानते थी, इनकी योजना थी, लेकिन दोनों, देखिए असलियत क्या है, असलियत ये है कि दोनों इस कदर डिस्क्रेडिट हो गए, इस कदर डिस्क्रेडिट हो गए कि साथ जाए भी नहीं बनता, अलग होए भी नहीं बनता। अब लोगों को कैसे, कितनी बार लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे। अब देखो अस्तित्व इनका बहुत खत्म सा हो। अच्छा, ये वो बताइए, ये भाजपा की मदद कौन ज्यादा कर रहा है? अभय चौटाला ज्यादा मदद कर रहे हैं भाजपा की, या अजय चौटाला मदद कर रहे हैं भाजपा की? हमको तो दोनों एक से ही लगते हैं, क्योंकि हमने तो दोनों को देखा हुआ है। जी, हमको तो दोनों एक से लगते ये तो दोनों एक से क्या दिखते हैं? क्या कांग्रेस की भी मदद कर दे रहे हैं, या भाजपा की मदद में ही वो लोग दिखाई हैं। दे रहे हैं? कांग्रेस की मदद तो देखो नहीं, कांग्रेस की मदद नहीं ये करते, और ना हम इनसे कोई ऐसी वो बात। लेकिन भाजपा की तरफ इंक्लिनेशन दोनों का ही पिछले दिनों में देखा ही है। चलिए, अब चुनाव के मुद्दों पर आते हैं। सिरसा में आप वोट मांगने के लिए निकली हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं। क्या ऐसा है आपके संदर्भ में, आपकी पार्टी के संदर्भ में, जिसके कारण से लोगों को लगे कि अब आपको वोट दे देना चाहिए? देखो, एक तो विश्वसनीयता की बात होती है जी, कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में भी और मेरे संदर्भ में भी, क्योंकि कभी मैंने लोगों को धोखा नहीं दिया, ना पार्टी के हिसाब से ना लोगों के हिसाब से। जब भी मौका मिला हमने काम किया और ट्रांसपेरेंट ढंग से काम किया है। तो लोग जानते हैं हमको, मेरे पिताजी को भी जानते थे, मुझे भी जानते हैं कि हमने कभी लोगों को किसी और ढंग से नहीं लेने वाली बात, लोगों को हमने कभी गलत गुमराह भी नहीं किया, ना उनसे झूठ बोला, ना कुछ और किया। जितना हो सका काम करने की कोशिश की है हमने। तो लोग देखते हैं इस चीज़ को, तो मानते हैं वो इस बात को। तो ये तो गर्व की बात है कि आपने लोग किसी को धोखा नहीं दिया, केवल ये वोट का आधार थोड़ी हो सकता है। क्षेत्र में आपके सांसद बनने से क्या हो जाएगा, कांग्रेस के ये बात आने से ठीक क्या है। हो जाएगा, इसके ये पीछे बात ठीक है, क्योंकि लोग पीछे की हमारा टेन्योर भी कंपेयर करते हैं कि उस समय जो हमने धोखा नहीं देना वाली एक बात है, और दूसरी देखो रेपुटेशन एक दिन में नहीं बनती। जब मौका मिला तो सिरसा के लिए जितना हो सका हमने काम किया। ये लोग याद, मैं तो बल्कि सच्ची बात बताऊं इतना ध्यान भी नहीं, याद भी नहीं रखती। जब जाती हूँ गांव में, शहर में, लोग याद करते हैं, जी रेलवे लाइन तो आप लाए थे, जी ट्रेन तो आपने शुरू की थी। बल्कि काफ़ी दिन तो उन्होंने मेरे नाम से ही उस ट्रेन को पुकारने लगे, शैलजा एक्सप्रेस, शैलजा ट्रेन दिल्ली जा रही। तो मतलब ये तो लोगों का प्यार है। देखो कि जो लोग काम याद रखते हैं, काम याद रखने का मतलब है कि लोग ये मानते हैं कि हम काम करते हैं, काम करेंगे। तो इस चीज़ पर ही हमारी रेपुटेशन आधारित है। मौका मिलेगा बिल्कुल लोगों की सेवा करें। पर काम के संदर्भ में तो भारतीय जनता पार्टी बताती है 10 साल में देश का काया पलट कर दिया। हरियाणा में भी काया पलट मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने कर दिया। काम तो इतना बेशुमार हो गया कि अब आप लोगों के लिए कोई काम ही नहीं बचा है। पता तो चले कि भाई काम वो हैं कहाँ जो इन्होंने बेशुमार किए हैं। वो बेशुमार नज़र तो आए, कोई प्रोजेक्ट लाइक सेंटर से, कोई कुछ ज़मीन पे काम किया, सड़कों का हाल देखो। यहाँ एक एग्जांपल दूंगी, मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाने थे, 10 साल मिले, 10 साल मिले, वो है कहाँ मेडिकल कॉलेज? प्रेसिडेंट मुर्मू जी से उसका शिलान्यास करवा दिया, खुद मुख्यमंत्री जी ने खुद शिलान्यास कर दिया, 2 बार शिलान्यास हो गए, वो इमारत है कहाँ? दिखे तो सही। ये इनकी विश्वसनीयता है, और ये बेशुमार कामों का एक हिस्सा है। बेशुमार कहाँ काम किए, कितने प्रोजेक्ट लाए, क्या दिया है आपने? कुछ नहीं है। ये तो देखो, एक तो बात है कि जब नॉन पॉलिटिकल लोग आ जाएं इस लेवल पे, खट्टर जी से पर्सनल मेरा कुछ नहीं, मैं कभी किसी से पर्सनल वो नहीं रखती, लेकिन ये बात ज़रूर आई कि खट्टर जी का राजनीति में अनुभव नहीं था। तो लोगों से कनेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वो संघ के रहे होंगे और काम किया होगा, उनका एक स्टेटस रहा होगा, मैं उसके बारे में क्यों टिप्पणी करूं? उनकी पार्टी की बात है, एक सीनियर। पर लोगों से जुड़ना एक अलग चीज़ है। तो लोगों से ना तो वो जुड़े, अब जुड़े भी नहीं तो समस्याएं कैसे पता चलेंगी? जो अफसर कह देंगे वो हो जाएगा। पोर्टल कर दो, पोर्टल कर दो, फैमिली आईडी कर दो, कर दो। ये नहीं पता कि कभी नेट ही नहीं काम कर रहा यहाँ पे, तो लोगों को दुखी कर दिया। एक और एग्जांपल दे दूंगी जो मैंने खुद
फर्स्ट हैंड लोगों से अब अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज, ठीक है, फूड सिक्योरिटी हम लाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सरकार आएगी वो करेगी इसको फुलफिल। भाजपा कर रही 5 किलो अनाज, तो मैं जाके पूछा, मैं क्या गरीबों को 5 किलो अनाज मिल रहा है? पता है क्या जवाब मिला? कहते जी मोदी जी को कुछ पता भी है, बाजरी मिल रही है गर्मी में, जानवर भी नहीं खाएंगे, ये अनाज मिल रहा है हमको। ये मतलब इस तरह की चीज़ें, जब अनुभव नहीं हो, एक्सपीरियंस नहीं हो, लोगों से कनेक्टेड आप ना हो, तो ये हाल होते हैं। तो बेशुमार विकास हुआ। जनता से कटे हुए हैं, इसलिए इनको जनता के मुद्दों का नहीं पता। ये बात तो राहुल गांधी जी के संदर्भ में भी भाजपा कहती है। राहुल गांधी जी को भी ज़मीन का कुछ अता पता रहता नहीं है। राहुल गांधी जी आपके लिए अभी भी समस्या है या कोई समाधान बन पाए? देखो, राहुल गांधी जी ने जो काम किया है रिसेंट किसी हिस्ट्री में किसी राजनेता ने नहीं। जो 10,000 किलोमीटर खुद लोगों के बीच में जाए एक इंसान, 3,500 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल किया है, किसी ने किया है। लोगों से मिल मिल के लोगों की समस्याएं, इतनी समस्याओं का तो मैं नहीं कह सकती कि किसी एक आदमी को, इतने बड़े देश में किसी भी एक आदमी को इतना पता होगा जितना राहुल जी ने गैदर किया है लोगों से बात करके। तो ये कहना है, तो देखो भाजपा का प्रोपेगेंडा होता है, भाजपा का प्रोपेगेंडा है। अब बताइए, प्रोपेगेंडा में तो ये कहीं भी हर हदें पार कर लेते हैं। अब जब लॉर्ड जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हो सकते हैं, तो अब प्रोपेगेंडा तो आप कुछ भी कर लो जी। तो कुल मिलाकर असली नेता तो राहुल गांधी है ना, जो जमीन पे उतरे हैं। आप तो मीडिया से हैं हिमांशु जी, बुरा मत मानना मेरी बात का जी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार मीडिया से इंटरेक्शन किया है? आजकल तो रोज कर रहे हैं, आप देखते नहीं उनके इंटरव्यू 1 to 1 करते हैं, मीडिया को फेस नहीं करते जी। लेकिन राहुल गांधी जो लगातार फेस कर रहे हैं, वो राहुल गांधी इस बार अपनी न्याय योजनाओं को लेकर बात कर रहे हैं। लोग उसकी सार्थकता पर और उसकी सफलता पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठा रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनवा दो, हम हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। बोलते इतना तो देश का बजट नहीं। क्या कहती हैं आप? उनकी समझ में थोड़ी कमी है भाजपा के। हमने कहा है हर गरीब परिवार में एक महिला को हर साल हम 1 लाख रुपया देंगे। अगर हमने इनकी तरह कहना होता तो हम 50 लाख कह देते। इन्होंने 15-20 लाख कहा था, हम 50 लाख कह देते। लेकिन सारा हर चीज़ वर्कआउट करके तभी हमने कहा है कि गरीब परिवार में, गरीब को आप ऊपर उठाएंगे, उसके हाथ में कुछ देंगे। कि अब मैं पूछती हूँ लोगों से, जब हम मीटिंग में जाते हैं कि मोदी जी के दोस्त कौन हैं, लोग खुद 2 नाम ले देते हैं, खुद ले देते हैं। चाहे गांव में जाओ, भाई वो मोदी जी के दोस्त हैं तो ठीक है, पर आप लोगों की भी कौन सी दुश्मनी है? नहीं, हमारी दुश्मनी इस हिसाब से नहीं बन रही है कि मोदी जी को कहीं से कुछ पता चला है कि टेम्पो भर भर के नोटों के कांग्रेस के पास उनके दोस्तों ने भेजे हैं। हमें तो हैरानी इस बात की है कि अगर इतनी इन्फॉर्मेशन थी तो वो पहले क्यों नहीं इंटरसेप्ट किए, और क्यों नहीं IT, ED, CBI क्यों नहीं पहले उनके पीछे लग गई। मतलब लोग हंस रहे हैं ऐसी बातों पे। और फिर आप बताइए, महिलाएं और पता है क्या कह रही हैं हमको? तो ये सोना तो देखो, ये मोदी ने ये सोना 75, लोग ऐसे बोलते हैं, आई एम नॉट सेइंग, मोदी जी ने, हमने रिस्पेक्ट करना सीखा है। मोदी जी को ये तो पूछो कि सोना 75 क्यों हो गया है, 75,000 पूछो तो सही। बताइए आप, मंगलसूत्र पर तो टिप्पणी कर सकते हैं, और वो मंगलसूत्र में सोने का टुकड़ा कितने का आता है उस पर टिप्पणी नहीं है। सोना 75,000 हो गया, ये बात ठीक है, पर मोदी जी साथ में बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में सेंसेक्स भी 25 से 75,000 हो गया। वो आम आदमी को बता देना, समझा देना, किसी के समझ में आ जाए तो। जी, तो आपको देश की ये तरक्की कम से कम शैलजा जी को तो समझ में आती होगी, आम आदमी का तो ठीक है, पर शैलजा जी तो बहुत पढ़ी लिखी महिला है। शैलजा जी तो केंद्र में कई सालों तक मंत्री रही हैं। ये जो मोदी जी ने बात बताई कि देश आर्थिक तरक्की के किस रास्ते पर चल निकला है सरपट, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत 2029 तक हो जाएगा, आप उसमें अवरोध क्यों डालना चाहते हैं? आने दीजिए ना। मुझे एक बात, नहीं अवरोध क्यों डालेंगे, देश तो आगे बढ़ना चाहिए जी। तो हम तो कोऑपरेट करने को तैयार जब ऑपोजिशन में रहे। लेकिन
बात ये नहीं है, बात ये है कि देश के किस सेगमेंट को आप ऊपर ले जा रहे हैं। देखो हमारे देश में जो ये डिस्पैरिटी है ये ठीक नहीं। ठीक है 2-3 लोग दुनिया के अमीर लोगों में गिने जाएं तो उसके लिए किसको गर्व होगा? या गरीब आदमी को जिसको आप 5 किलो बाजरी दे रहे हो गर्मी में, उसके लिए गर्व की बात है। आप डिस्पैरिटी देखिए ना कितनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कैसे बात बनेगी? आप काम दे नहीं रहे लोगों को, काम है नहीं। आप भट्टू मंडी जाइए, वहाँ पे पल्लेदारों ने मेरे को पैसे उनके आपस अपना वो देखिए ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी से एक पैसा नहीं लिया। मैंने मंडी वालों से कहा कि तुमने क्यों नहीं मदद की इनकी? कहते जी ले नहीं रही, हम करें क्या? 200 300 रुपया लेके इकट्ठा करके लड्डुओं में तोला बांटने के लिए। उनके लिए वहाँ पे साइलोज बन गए हैं, इनको ख़त्म कर दिया। 5,000 से ज़्यादा लेबर, आपसे वो 5 किलो बाजरी नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं ये मत दो, हमारे को हमारे काम दो, हम हाथों से काम करने वाले हैं। यकायक आपने उनसे सारा काम छीन लिया है। कहाँ जाएंगे गरीब लोग? अमीर तो बन गए, साइलोज बना दिए, अमेरिका की कंपटीशन में आप आ गए। किसके लिए? किसके लिए? कहाँ जाएगा गरीब आदमी? कहाँ जाएगी इतनी डिस्पैरिटी? बताते हैं ना वो पक्के मकान बना के दिए, 4 करोड़ मकान बने हैं, उनमें ले जाके बिठाएंगे। मैं हिमांशु जी आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप कृपया करके किसी भी गांव में रैंडम, मेरे कहने से नहीं, आप किसी गांव में चले जाइए सिरसा में, ये सवाल मैं पूछती हूँ लोगों से, पिछले 10 साल में कितने गरीबों के मकान बने हैं? हर जगह चाहे सरपंचों से पूछो चाहे गरीबों से पूछो, एक मकान नहीं आया। आंकड़े दें, हमने तो कहा है, पूछा भी गया इनसे विधानसभा में कि आंकड़े दीजिए, हमें बताइए कहाँ बने, हम जाके देखें। हमारे लोगों ने पूछा, मैं तो हूँ नहीं विधानसभा, लेकिन कुछ नहीं। आप कृपया करके, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ आपको, किसी गांव में आप जाते हुए पूछ लेना कितने मकान मिले, एक मकान नहीं मिला। जब इन्होंने काम नहीं किया है आपके अनुसार, देश ठीक रास्ते पर नहीं गया इनके अनुसार, तो अभी चुनावों में इनको वोट कैसे मिल जाता है? शैलजा जी इस गुत्थी को सुलझा पाई क्या? पिछली बार की अगर मैं बात करूं 19 की, तब क्योंकि अक्सर जन गैप था, कैसे भरेंगे, मैं क्या मत भूलिए पिछली बार बालाकोट एक बहुत मेजर फैक्टर था, खास तौर से हमारे इधर अगर आप देखें मेजर फैक्टर था बालाकोट, जिसको इन्होंने बहुत भुनाया राजनीतिक रूप से, बहुत भुनाया था। वो सारी बातें हुई एक तरफा, वरना इतने मार्जिन और इतना एक तरफा नहीं होता। और उसके 4 महीने बाद 75 पार कहते रह गए, 40 पे आके रुक गए थे ये। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आज के दिन इनको जो ये झूठ बोलने की राजनीति हो गई है ना, अब लोग पहचान गए हैं। अब आप कह दो 25-20 लाख दे रहे हैं, 15 लाख दे रहे हैं, किसको बुरे लगेंगे? किसको बुरे लगेंगे? लोगों को लगता है कि हाँ भाई इतना काला धन, एक हाइप बनाया, हुआ, पिछली बार वो हुआ। लेकिन अब बार बार, इस बार इन्होंने कोशिश की मंदिर को बनाए। देखो जनवरी में अधूरे मंदिर का आप इनॉग्रेशन करें, ये तो बड़ी अजीब बात लगी कि भाई, और फिर कांग्रेस सनातन धर्म के खिलाफ है, ये खिलाफ है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बताओ तो सही, क्या कहोगे? कहीं मंगलसूत्र पे टिप्पणी करोगे? ये भाषण है? ये लोगों में क्यों नहीं आते? क्यों असली मुद्दे छिपाते हैं आप? लेकिन लोग अब विश्वास नहीं अब करेंगे। आपके पुराने सहयोगी सुरेश पचौरी, प्रमोद कृष्णन जैसे लोग स्वयं पार्टी छोड़कर ही इसीलिए जा रहे हैं, भाई हम ऐसे सनातन विरोधियों के साथ में नहीं रहते, रामद्रोहियों के साथ में अब हम जीवन नहीं काट सकते। आप देखती नहीं आपके पुराने साथी लोग कैसे भाजपा में जा रहे हैं मन मार के, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हो उसमें रहा नहीं जाता भाई उनसे। हाँ, रहा नहीं जाता, क्योंकि सारी उम्र तो कांग्रेस ने उनके मुंह बंद किए हुए थे, उनके घर में उनको पूजा नहीं करने दी थी, उनको कहीं मंदिर जाने से रोका था। हाँ, एकदम राम जी का नाम भी नहीं लेने दिया था कांग्रेस ने। क्या फालतू की बातें, जिसको जाना है उसने जाना है, किस बहाने जाना है और क्या कहना है और क्या कहलवाना है। अभी आपको एग्जाम्पल दूँ, आप तो पता नहीं उस सवाल पे आते कि नहीं आते। मेरे खिलाफ छत्तीसगढ़ से इन्होंने कुछ लोग भेज दिए जो पार्टी छोड़ के गए थे वहाँ पे, फॉर वट एवर रीज़न गए, उनको प्लेकार्ड दे के यहाँ पे भेज दिया, शैलजा भ्रष्ट है, शैलजा ने टिकटें बेची हैं। कोई मानेगा क्या? इस तरह की बातें। अब देखो जो जहाँ जा रहा है
किसी लालच में जा रहा है या फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है, किसी सबको तो टिकट मिल नहीं सकती, अपनी अपनी कहानी है सबकी। पर छत्तीसगढ़ से इतने सारे पूर्व कांग्रेसी नए भाजपाई टिकट कटाकर सिरसा तक आए, तो आपको कितना परेशान करके गए? कोई परेशानी, लोग हंसते हैं उनके ऊपर, क्योंकि मुझे लोग यहाँ उन्होंने तो और पता है क्या बात कही थी, जो यहाँ के लोग कहते शैलजा के बाप ने पैसे लिए थे, इस तरह के शैलजा के बाप ने पैसे लिए थे टिकट, पता नहीं रोहतक के स्कूल में। लोग हंसते हैं, शैलजा के पिताजी कौन थे और कब से वो स्वर्ग में हैं, कब से, और इस तरह की बातें करते हैं, लोग हंसते हैं यहाँ पे इन पे। और बल्कि यहाँ के अहमद से लोगों ने कहा कि ठीक है किया होगा भाई, आप कह रहे हो तो किया होगा, आप प्रूफ ला दो हमारे को, कोई FIR ला दो शैलजा जी की। कुछ नहीं जी, अब मतलब भाजपा ऐसे ही घटिया हथकंडों पे आई है, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन ये बताइए, आपका तजुर्बा क्या कहता है, ये कोशिश आपको नुकसान पहुंचा गई या फायदा करा गई? मुझे कोई नुकसान नहीं होना, लोग हमारे साथ हैं, मैं यही कह रही हूँ। देखो फर्क ये है कि एक दिन में कुछ नहीं कर सकते, आपकी रेपुटेशन भी होनी चाहिए, लोगों के बीच में आपका कुछ होना चाहिए, लोगों से कनेक्ट होना चाहिए। आप बार बार साख पर बड़ा जोर दे रही हैं, कांग्रेस की साख को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस की साख 125 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी, करीब 140 साल होने जा रहे हैं। लोग कहते हैं हम कांग्रेस की वो साख नहीं रही, इत्तेफाक रखती हैं आप? और उस साख के ना रहने का आपको खुद को कितना नुकसान हो रहा है? मैं जो देखो, मतलब एक आपने बड़ा सवाल पूछा है, एक बिल्कुल छोटा पूछा है, लोकल। छोटा मेरा मतलब बिल्कुल लोकल, मेरे से मतलब वो वाली पहली बात। मेरे पास आ रहे हैं कई लोग कि जी पार्टी में लो, हम आपके लिए करेंगे, अब आपके साथ हैं हम, इस बार हमने भाजपा हरानी है, हम आपके साथ हैं। तो मैं क्या, अच्छा कौन सी पार्टी से आ रहे हो? BJP से आ रहे हैं, फलानी से आ रहे हैं, ढिमकानी से आ रहे हैं, मतलब अलग अलग पार्टियों। जी 40 साल पहले तो लेकिन हम आपके ही थे, आपकी बात कुछ हद तक। 40 साल पहले तो ये देखो जी फ़ोटो, ये देखो जी आपके पिताजी के साथ, ये देखो जी आपके पहले 88 के इलेक्शन की फ़ोटो, देखो आप भी कितने छोटे लग रहे हो, हम भी कितने छोटे, मतलब ये चीज़ें हैं। बीच में राजनीति बदलती है, सब कुछ होता है, लेकिन लोगों के दिल से कांग्रेस नहीं जा सकती, क्योंकि विचारधारा है ये, कांग्रेस विचारधारा है, और ये विचारधारा इस देश से नहीं जाएगी। देश के रखा है तो विचारधारा ने जोड़ के रखा है। मैं सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं कर रही, हमारे जैसा बड़ा देश सरवाइव नहीं करेगा अगर हम जहर फैलाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। इसलिए ये विचारधारा यहाँ पर है और रहेगी। ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के उतार चढ़ाव होते हैं, हमारे भी हैं। हम 77 में हारे, फिर 80 में जीते, हम हारे थे 96 में, 89 में हारे थे, फिर हम 91 में जीते, 2004 में हम जीते जब वाजपेयी जी का था कि उनका तो बोलबाला है, फिर 2004 में हमारा गठबंधन आया। तो ये सब बातें हैं, इन चीज़ों ये वक्त की हैं, इसलिए हमको ज़रूरी है, और जो राहुल जी ने भी किया, हम पार्टी को नीचे से मजबूत करें, हम करेंगे। नहीं, कांग्रेस की विचारधारा तो रहेगी, पर अपन आखिरी बिंदु पर आते हैं बातचीत के। सीटें कितनी आएंगी ये भी महत्वपूर्ण है। भाजपा ने अपना लक्ष्य 370 का दिया हुआ है, कांग्रेस किस लक्ष्य को लेकर चल रही है? कुछ सीटों के संदर्भ में उम्मीद है? 44 और 52 पर ठिठक गई कांग्रेस, 2024 में कितनी सीटों की उम्मीद के साथ में अपने आप को देखा? भाजपा की कितनी आई थी उसमें 84 में? 2 सीटें आई थी, और आज की तारीख में 303 है। यही हम कह रहे हैं, तो हमने तो हम 2 पे तो नहीं गए। तो हम हमारा तो सवाल हम भी बड़ा मासूम सा है। आएंगे, आप इस मासूम से सवाल को उत्तर देने से हम भी आएंगे। आप देखेंगे अगली सरकार गठबंधन की बनेगी। ये भाजपा का जो हाइप है ना जी, इंडिया शाइनिंग जैसा साबित होगा। आंकड़ों में अभी आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे? नहीं, गठबंधन जीतेगा, क्योंकि अभी केवल 5 चरण हुए हैं, 2 चरण बाकी हैं। तो हरियाणा में 3 चरण, 10-0 का देखो आंकड़ा था। ट्रेंड जो नजर आने लगा लोगों को, तीसरे चरण के बाद क्लियर आने लग गया कि अगली सरकार, पहले तो ये हो रहा था कि भाजपा की शायद नहीं बनेगी, शुरू में ये था, फ्रैंकली बात कर रहे हैं, लेकिन तीसरे चरण के बाद ये होने लग गया है, 5वें चरण के बाद, कि गठबंधन की सरकार बनेगी, 7 चरण हो जाएंगे, पूरे ढंग से बन जाएगी। हरियाणा पे भी टिप्पणी कर दें 10-0
2019, 2024? 10 कांग्रेस गठबंधन और 0 बीजेपी। तो कुल मिलाकर शैलजा जी का हौसला बड़ा बुलंद है। शैलजा जी का मानना है कि जब चुनाव शुरू हुए थे उस समय इस अनुमान के साथ थे कि भाजपा की स्वतंत्र रूप से सरकार नहीं बन पाएगी। उनका मानना है कि 2 चरण के बाद ही माहौल बनने लगा है कि भाजपा तो छोड़िए, एनडीए की भी सरकार नहीं बन रही है। शैलजा जी इस भरोसे के साथ हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात वो कह रही है कि कांग्रेस जिस घोषणा पत्र को लेकर आई है उसके प्रति लोगों का भरोसा पैदा हुआ है, और इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा के साथ जनता के मुद्दों को स्पर्श किया है और वो मुद्दे उनके घोषणा पत्र में दिखते हैं। तीसरा उनका मानना है कि देश अब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की बातों में आने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि वास्तविक मुद्दों को छोड़कर भावनात्मक मुद्दों को उभारने की जो कोशिश इनकी रही है वो इस बार सिरे नहीं चढ़ पाएगी। और जहाँ तक बात है हरियाणा की, तो हरियाणा में एसआरके की मुख्य किरदार कुमारी शैलजा दावे के साथ बोल रही हैं कि उनका गठबंधन, अर्थात एक आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है कुरुक्षेत्र में और बाकी 9 जगहों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, मतलब उलटने वाला है। 10-0 पिछली बार था, 0-10 इस बार हो जाएगा। भाजपा 0 पर और गठबंधन 10 सीटों पर जीतेगी। शैलजा जी का हौसला है, चुनाव में वो खुद मैदान में है और उसके बीच में उन्होंने समय निकाला। तो शैलजा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, इतनी व्यवस्था के बीच आपने समय निकाला, और शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए जिसमें आप उम्मीदों के साथ मैदान में हैं। बहुत तो दोस्तों, आज की इस बातचीत में इतना ही। समय है इजाज़त का, तो मुझे दीजिए इजाज़त। साथ बढ़ाओ।